Okay, let's start another segment of the return, GST return, which we have discussed in the previous video. The previous video is extended. In this video, we will discuss section 39. As I have told you, section 39 is the basic section of GST return. Section 39 में in totality section 39 has the 10 parts, यानी कि टोटल 10 सब सेक्शंस हैं सेक्शन 39 में। ये 10 सब सेक्शंस मैंने आपको पहले ही बताया, सेक्शन 39 का नाम है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। तो जितने भी नॉर्मल रिटर्न्स आप रेगुलरली नॉर्मल रिटर्न्स आप फाइल करेंगे वो सारे के सारे आप फाइल करेंगे सेक्शन 39 में। और सेक्शन 39 में इन टोटलिटी वी हैव द 10 सब सेक्शंस, जिसमें से कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 39 सब सेक्शन 5 तक, सब सेक्शन 1 से लेकर के सब सेक्शन 5 तक ये बताया गया है कि कौन कौन से डीलर कौन कौन से रिटर्न फाइल करेंगे, जो कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया था कि GSTR1 और GSTR3 भी नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR4 कंपोजिशन स्कीम, GSTR5 नॉन रेसिडेंट, GSTR6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, GSTR7 टैक्स डिडक्टर, GSTR8 टैक्स कलेक्टर, GSTR9 इज द एनुअल रिटर्न। सो GSTR8 तक, तो सेक्शन 39 1 से लेकर के सब सेक्शन 5 तक में GSTR1 से लेकर के GSTR8 तक के बारे में बताया गया कौन कौन GSTR कौन कौन से लोग फाइल करेंगे, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 39 सब सेक्शन 6 ये कहता है कि कमिश्नर मे एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ऑफ कोर्स। और अभी हम लोग जो आगे GST की अपडेट लेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसमें GSTR9 में हम कौन से रिटर्न के बारे में बात करेंगे, GSTR1 के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि GSTR1 के बारे में बात तो हमने सेक्शन 37 में कर लिया। तो हम ऐसे कई इंसिडेंट्स देखेंगे जिसमें कि रिटर्न की डेट्स बढ़ी है, GSTR3B की डेट्स बढ़ी है, GSTR4 की डेट्स बढ़ी है। एंड सेम बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस अगेन द डेट ऑफ रिटर्न्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के जो रिटर्न्स के डेट हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने इसका नाम ही दिया है GST अपडेट्स। हमें आपके साथ GST अपडेट्स ही करना है, पोस्ट कोविड-19 ईरा GST अपडेट्स। बट ये बस मैं एक फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि वो अपडेट्स को, क्योंकि वो जितने भी अपडेट्स हैं वो प्रोसीजरल पार्ट्स में अपडेट है, तो वो प्रोसीजरल अपडेट्स को आप ज़्यादा आसानी से ग्रैस्प कर पाएँ। तो 39(6) पावर ऑफ द कमिश्नर टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट। जो 37 है, एक्चुअली 37 में GST में कहीं भी डेट ऑफ पेमेंट नहीं दी गई है। ये नहीं बताया गया है कि आपकी जो GST की लायबिलिटी है वो GST की लायबिलिटी आपको कब पे करनी है। सिर्फ एक बात बोली गई है कि यू हैव टू पे द GST बिफोर द फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न, यानी कि रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपनी GST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करना है। जब तक आप GST की लायबिलिटी को सेट ऑफ नहीं करेंगे तो उसकी रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। रिटर्न मतलब मैं अभी किस रिटर्न की बात कर रहा हूँ, तो आप GST, मैंने आपको पहले ही बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैं आपको बता चुका हूँ कि GST पेमेंट के लिए आपके पास एक रिटर्न है, उस रिटर्न का नाम है GSTR3B। तो GSTR3B के थ्रू आप GST की पेमेंट करेंगे। ये जो GST की पेमेंट आप करेंगे, GST की पेमेंट का डेट नहीं दिया गया है, लेकिन GSTR3B आपको कब तक फाइल करनी है उसकी टाइम लिमिट दी गई है। तो आपको GSTR3B फाइल करने से पहले GST की पेमेंट फाइल करनी होगी। एक्चुअली प्रैक्टिकली जब आप GSTR3B भरेंगे ना, तो आप GSTR3B फाइल ही नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप चालान बना करके GST की आपकी जो भी लायबिलिटी होती है उसे आप पेमेंट ना कर दें। पेमेंट अगर आपके पास ऑलरेडी इनपुट टैक्स अवेलेबल है तो आप अपनी ITC से पेमेंट करेंगे, अगर इनपुट टैक्स अवेलेबल नहीं है तो आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, बट यू हैव टू पे ऑफ। यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इज ऑल्सो नोन एज द पेमेंट ऑफ द GST, I mean आउटपुट टैक्स ऑफ द GST। तो 39(7) यही कहता है। सेक्शन 39(8) ये कहता है कि
जिसको आप बोलते हैं ना, आई मीन नॉर्मली एक क्वेश्चन हमेशा जो कि आपकी तरफ से आते हैं हमारे पास, वो ये होते हैं कि क्या अगर किसी एक स्पेसिफिक टैक्स पीरियड में किसी का कोई ना तो आउटवर्ड सप्लाई है ना कोई इनपुट सप्लाई है, या उसने कोई आउटवर्ड सप्लाई किया ही नहीं है, तो इफ इन ए स्पेसिफिक टैक्स पीरियड, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर गोइंग थ्रू द लॉकडाउन, कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उस रजिस्टर्ड पर्सन की दुकानें बंद रही, पूरे 1 महीने तक दुकान बंद रही, उसने ना तो कोई परचेस किया है ना ही कोई उसने सेल किया है उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, वेयर ही इज लायबल टू फाइल द रिटर्न और नॉट? यस, ही इज लायबल टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 8। सेक्शन 39 सबसेक्शन 8 ये कहता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, रिटर्न का मतलब GSTR 1 नहीं, रिटर्न का मतलब GSTR 3B से अभी मेरा मतलब है। आपको रिटर्न GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 6, GSTR 7, GSTR 8 से मेरा मतलब है। आपको रिटर्न फाइल करनी है इवन इफ देयर इज नो आउटवर्ड सप्लाई। अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई आपकी नहीं बनती है, फिर भी आप रिटर्न अपनी फाइल करेंगे, कोई इनपुट नहीं है, फिर भी आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, इन दैट केस नील रिटर्न जाएगा, बट रिटर्न विल बी देयर। इसको हम लोग बोलते हैं नील रिटर्न, इफ कोई भी आउटवर्ड सप्लाई ना हो और कोई भी इनपुट ना हो तो मतलब नील रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड इन व्यू ऑफ द सेक्शन 39 सबसेक्शन 8। सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज अबाउट rectification of mistake. In general, we come to the situation when everyone is saying there is no provision for the rectification in the GST. Actually, मैं बोलूँ तो practically ये सही भी है, in commercial parlance this is correct, but जो लॉ की प्रोविजन है, लॉ में एक प्रोविजन रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन वो जो रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, अब पहले मैं रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजन क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो मैं आपसे ये कह रहा था कि रेक्टिफिकेशन इज प्रैक्टिकली नॉट देयर, हाउएवर इन लीगल प्रोविजन देयर इज द रेक्टिफिकेशन। मैं एक बार उसकी लाइन बाय लाइन, जो लॉ की लाइन है, उस लीगल सेंटेंसेस को मैं एक बार पढ़ रहा हूं कि सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 जो रेक्टिफिकेशन का है वो क्या कहता है। वो क्या कह रहा है, इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फर्निशिंग ए रिटर्न, डिस्कवर्स एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स देयरिन, after filing the return discovers any omission or incorrect particulars therein other than as result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars. He shall rectify incorrect omission or incorrect particulars in the return to be furnished in the return. कहाँ रेक्टिफाई करेगा ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। in the return to be furnished for the month or the quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed, during which such omission or incorrect particulars are noticed. This means what? If you have filed a return, of course return under section 39, this means 3B, 4, 5, 6, 7, 8. If you have filed a return under section 39 and particularly after filing the return subsequently you found a discrepancies in terms of any omission or in terms of the any incorrect particulars, आपने कोई incorrect particulars दे दिया, other than, ध्यान रहे, other than as a result of scrutiny, audit, inspection और enforcement, मतलब डिपार्टमेंट ने आपके नज़र में, डिपार्टमेंट की सिंपल मैं अगर बोलूं कि डिपार्टमेंट की SCN की वजह से वो
ओमिशन या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट की ओमिशन की वजह से अगर हुआ तो फिर वो अलग चलेगा, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 वो अलग SCN के नोटिस होंगे, वो अलग मैटर, फिर वो अलग मैटर चलेगा। दिस मीन्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस नहीं दिया है, यानी कि डिपार्टमेंट ने आपकी गलती नहीं पकड़ी है, आपने खुद से अगर अपनी गलती पकड़ ली है अपने किसी भी रिटर्न में जो कि सेक्शन 39 में आप डाल रहे थे, अगर खुद से कोई गलती आपने पकड़ ली है तो उस गलती को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन कहाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं? यू कैन रेक्टिफाई दिस इन द रिटर्न ऑफ द मंथ इन विच सच ओमिशन हैज बीन ट्रेस्ड और इन विच सच इनकरेक्ट पर्टिकुलर हैज बीन ट्रेस्ड। दिस मीन्स व्हाट? एक बात बताइए, मैं क्यों कह रहा था कि प्रैक्टिकली या ट्रेड पैरालेंस में नहीं? भाई मैं 3B फाइल कर रहा हूँ और 3B फाइल करते हुए मुझे ये पता चला, मैंने एक 3B फाइल की, मेरी जो सेल्स है वो सेल्स है 1 लाख रुपये की। तो मैंने आउटपुट का जो डिटेल दिया वो आउटपुट का डिटेल दिया, मान लो कि मेरी सारी जितनी भी मैं सेल करता हूँ उन सभी सेल के ऊपर 12% का टैक्स लगता है और मेरी सेल पूरे महीने में हुई है 1 लाख रुपये की। मैंने अपनी रिटर्न फाइल की, गलती से उसमें मैं 10,000, मतलब जो मैंने रिटर्न फाइल किया उस रिटर्न में मैंने जो अपना सेल्स का फिगर डाला वो 10,000 का ही फिगर डाला। एक जीरो मिस हो गई, 1 लाख मेरी फिगर थी, एक जीरो मिस हो गई। या ये भी हो सकता है कि एक जीरो ज़्यादा चला गया, इधर वे कोई भी गलती हुई है। तो उस गलती को मैं कैसे सही करूंगा? अब 2 बातें होंगी। अब थोड़ा सा मतलब मैं प्रैक्टिकली आपके साथ डील कर रहा हूं। जब आप 3B करते हैं ना तो प्रैक्टिकली क्या है कि 3B इज द मोस्ट लूज फॉर्म। आज अभी तक जो नया रिटर्न आने वाला है उस नए रिटर्न में मैं बार बार ये कहता था कि 3B इज द डेंजर जोन। और नए रिटर्न में उन्होंने कुछ क्या कहते हैं कि कस्टमाइजेशन किया है, ऑटोमाइजेशन की है 3B की, बट टिल नाउ 3B इज द मोस्ट डेंजरस रिटर्न। व्हाई इट इज द मोस्ट डेंजरस रिटर्न? 3B में फॉर एग्जाम्पल आप जब 3B की एक्सेल सीट लेंगे, उस एक्सेल सीट में जो सबसे पहला आपको मान लीजिए आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है, तो आउटवर्ड सप्लाई में आपने लिखा 10,000 रुपये, गलती से 10,000 रुपये लिख दिया। आपको लिखने थे 1 लाख रुपये, गलती से आपने 10,000 रुपये लिख दिए। और आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑटो कैलकुलेट नहीं होगी। अगर जो उसमें कुछ ऐसा स्कीम रहता कि मैंने रेट सेलेक्ट कर लिया 12% का और ऑटो कैलकुलेट हो रही है 10,000 की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसमें ऑटो कैलकुलेट नहीं होती, तो आप मैनुअली सेल्स की भी फिगर आप मैनुअली डालते हैं और टैक्स लायबिलिटी की भी फिगर मैनुअली डालते हैं। तो इट माइट पॉसिबल कि आपने सेल्स की फिगर गलत डाली हो लेकिन टैक्स लायबिलिटी की फिगर सही डाली हो, ये हो सकता है। तो जब आपने टैक्स लायबिलिटी की फिगर सही डाली है और सेल्स की फिगर गलत डाली है, तो इन दैट केस जब ये तो एक गलती हो गई बिकॉज यू हैव रिपोर्टेड द रॉन्ग फिगर ऑफ द सेल्स, तो ये जब एक गलती हो गई और इसकी जब आप रिटर्न फाइल अपडेट करेंगे तो टैक्स तो आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया और टैक्स लायबिलिटी आपने सही लगाया और टैक्स लायबिलिटी आपने सही दिया भी। गलती कहाँ हो गई? सेल्स की फिगर जो आप रिपोर्ट कर रहे थे वहां पे गलती हो गई। सो नाउ व्हाट यू विल डू? क्या मैं जो अपनी अगली रिटर्न जब मैं फाइल कर रहा हूं, यानी कि अगले पीरियड की रिटर्न जब मैं फाइल कर रहा हूं, तो उस पीरियड के रिटर्न में क्या मैं अपनी सेल्स की फिगर को 90,000 से बढ़ा सकता हूं क्या? मान लो कि अगले पीरियड में मेरी जो सेल्स हुई है वो सेल्स हुई है 2 लाख रुपए की, तो कायदे से मेरी सेल्स की फिगर 2 लाख तो इस पीरियड की, जिस पीरियड में मुझे गलती पता चली उस पीरियड की सेल्स की फिगर 2 लाख, और जिस पीरियड में मैं गलती करके रखा हुआ है उस पीरियड में मैंने कितना गलती करके रखा हुआ है? मेरी सेल्स थी 1 लाख की लेकिन मैंने डाला 10,000, तो इफेक्टिवली 90,000 की मैंने गलती करके रखी हुई है। तो क्या मैं इस बार जो अपनी सेल्स डिक्लेयर करूंगा 2,90,000 सेल्स डिक्लेयर करूंगा? राइट, 2,90,000 सेल्स डिक्लेयर करूंगा, लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी मैं कैलकुलेट करूंगा वो 2,90,000 पर कैलकुलेट करूंगा या 2 लाख पर ही कैलकुलेट करूंगा? तो जाहिर सी बात है टैक्स लायबिलिटी मैं कितने पर कैलकुलेट करूंगा? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख पर। तो इधर आपकी सेल्स वैल्यू जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें गलती हो जाए या आपकी टैक्स लायबिलिटी में गलती हो जाए, तो जिस रिटर्न पीरियड में आपकी गलती हुई है उस रिटर्न पीरियड में आप उसे सही करेंगे। अगर ये बात लॉ ना भी कह रहा होता फिर भी हम यही करते। एज ए नॉर्मल प्रैक्टिस
एज ए लीगल कंप्लायंस हम यही काम करते अगर ये लॉ नहीं भी होता तो। इट मीन्स व्हाट, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैंने मान लो कि जनवरी में अगर गलती की है, जनवरी टैक्स पीरियड हमारी जनवरी है, जनवरी की रिटर्न में अगर मैंने कोई गलती की है तो फिर से मैं जनवरी की रिटर्न को पुल करके उसे फिर से अमेंड नहीं कर सकता। सो दिस इज नॉट द अमेंडमेंट एट ऑल, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द अमेंडमेंट एट ऑल। हम क्या कर रहे हैं, फरवरी या मार्च में जब मुझे अपनी गलती पता चल रही है तो उस रिटर्न में हम, तो मेरे ख्याल से इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एट द टाइम ऑफ द एनुअल फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, जब हम उसे रिको करेंगे तो। बट स्टिल लॉ में ये प्रोविजन दिया गया है और लॉ इसी को रेक्टिफिकेशन कह रही है। बट मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल या कॉमर्शियली दिस इज नॉट द रेक्टिफिकेशन एट ऑल। दिस इज जस्ट कि आप अपने लिए एक बेस बनाते हैं इस बात को कहने के लिए कि आपने कोई गलत काम नहीं किया हुआ है, दैट्स इट। दिस इज, आप ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पीरियड में आपने गलती की है उस पीरियड के रिटर्न को फिर पुल डाउन करेंगे और फिर उसमें आप अमेंडमेंट करेंगे और फिर उसे अपलोड करेंगे। लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं, यहाँ पे रिवाइज्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, रेक्टिफिकेशन। और मैं ये कह रहा हूं कि रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब रह गया अगर रिवीजन नहीं हो पाया तो। there is no legal sense of the rectification if there is no revision. So but however whatever may be the section 39(9) ये कहता है कि there is the rectification of the mistake but there is no revision of the return, return revise नहीं होगी। So this is section 39, section 39 subsection 9, section 39 subsection 10 is again important। ये क्या कहता है, अगर आपने अपने सब्सिक्वेंट पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की है, सॉरी, अगर आपने अपने प्रायर पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की है तो सब्सिक्वेंट पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ, जनवरी की रिटर्न फाइल नहीं की है आपने तो फरवरी की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, फरवरी की रिटर्न फाइल नहीं की है तो मार्च की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मतलब मार्च की रिटर्न फाइल करने से पहले आपको जनवरी और फरवरी की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दिस इज सेक्शन 39, 10 सबसेक्शंस। 10 सबसेक्शंस में क्या क्या, सबसेक्शन 39 सबसेक्शन 1 से लेकर के सबसेक्शन 5 तक डिफरेंट रिटर्न्स के नाम और वो रिटर्न्स किन के लिए एप्लीकेबल है। GSTR1, सॉरी GSTR1 नहीं, दैट इज 37, एक्सट्रीमली सॉरी। सो 3B, 4, 5, 6, 7, 8। सेक्शन 39 सबसेक्शन 6 क्या, कमिश्नर में एक्सटेंड द डेट, इसके ऊपर बात करेंगे। कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि डेट एक्सटेंड की गई है। सेक्शन 39(7) क्या, कि टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करने की कोई डेट नहीं है, लेकिन जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर देनी पड़ेगी। सेक्शन 39 सबसेक्शन 8 क्या, निल रिटर्न आपको फाइल करना है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इज देयर बट देयर इज नो रिवीजन ऑफ रिटर्न, रिटर्न में कोई रिवीजन नहीं किया जाएगा। सेक्शन 39 सबसेक्शन 8 क्या, सॉरी सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 क्या, कि आप अपने सब्सिक्वेंट पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं अगर आपने अपने प्रायर पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की है तो। दिस इज द सेक्शन 39। सेक्शन 39 के बाद एक हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 40, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 40 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न। सेक्शन 40 इज नोन एज द फर्स्ट रिटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट रिटर्न? रजिस्ट्रेशन के प्रोविज़न में रजिस्ट्रेशन के प्रोविज़न में ये लिखा हुआ है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। कब रजिस्ट्रेशन लेना है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट यू आर लायबल टू पे, यू आर लायबल। तो 30 दिन के अंदर में हमें रजिस्ट्रेशन लेना है। जिस दिन हम लायबल हैं उसके 30 दिन के अंदर में हमें रजिस्ट्रेशन लेना है। तो क्या जिस दिन मैं लायबल हुआ उस दिन से लेकर के 30 दिन तक मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा क्या? यानी कि मैं अपनी कोई सेल्स इनवॉइस नहीं रेज करूंगा? ऑफ कोर्स आई विल रेज द सेल्स इनवॉइस। यानी कि जब मैं लायबल हूं रिटर्न लेने के लिए तो आई विल रेज माय सेल्स इनवॉइस। तो सर जब तक हमें रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस दिन मैं लायबल हूं, फॉर एग्जांपल 10 जनवरी को मैं लायबल हुआ, तो 10 जनवरी को लायबल हुआ तो 10 जनवरी को मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब 10 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। 10 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक मैंने सेल किया, 10 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक मैंने परचेस किया। तो जो ये मैं सेल और परचेस कर रहा हूँ 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक एक्चुअली, तो 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक जो मैं सेल और परचेस कर रहा हूँ,
इसके ऊपर मेरी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। सो देयर इज अ प्रोविजन, दैट प्रोविजन इज सेक्शन 40। सेक्शन 40 किसके लिए है? दिस इज द फर्स्ट रिटर्न। सेक्शन 40 इज फॉर द फर्स्ट रिटर्न। जीएसटी के प्रोविजन में जो सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 रीड विथ रूल 53 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, वो क्या कहता है कि वंस यू हैव अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, आपने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो रजिस्ट्रेशन मिलने तक, यानी कि जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से रजिस्ट्रेशन मिलने तक जितने भी आपने सेल किए हैं उन सभी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यानी कि उन सभी के अगेंस्ट में आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। कब रिटर्न फाइल करनी होगी? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, इमीडिएटली उसके बाद जो रिटर्न आप फाइल करेंगे, वो जो रिटर्न आप फाइल करेंगे उस रिटर्न में आप जो इंटरवेनिंग पीरियड है, उस इंटरवेनिंग पीरियड का भी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंजस्टेशन पीरियड, उस इंटरवेनिंग पीरियड का भी डिटेल आप डालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक जो मैंने जितनी भी सेल्स की होगी उस दिन तक तो हमें जीएसटी नंबर मिली नहीं होगी। जीएसटी नंबर मिली नहीं होगी तो मैंने जितने भी सेल्स इनवॉइस इशू किए होंगे वो सारे के सारे सेल्स इनवॉइस नॉर्मल सेल्स इनवॉइस होंगे, वो तो टैक्स इनवॉइस होंगे नहीं। सो द प्रोविजन सेज कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिवाइज्ड इनवॉइस विद इन 30 डेज, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी उसके 30 दिन के अंदर में इंटरवेनिंग पीरियड में आपने जितने भी सेल्स इनवॉइस विदाउट जीएसटीएन इशू किए थे उन सभी का आप रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। और वो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो आप रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो पहली रिटर्न आप फाइल करेंगे, उस पहली रिटर्न में आप वो जो फर्स्ट रिटर्न आपकी होगी उस फर्स्ट रिटर्न में आप वो सारी की सारी डिटेल डालेंगे। यानी कि 3B में जो आप डिटेल डालेंगे, इंटरवेनिंग पीरियड में जो आपने सेल किया है वो भी डिटेल डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब 10 जनवरी से आपने काम शुरू किया था, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। सपोज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 2 फरवरी को, 2 फरवरी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 10 फरवरी को आपकी रजिस्ट्रेशन आ गई। 10 जनवरी के लिए आप लायबल थे, 2 फरवरी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और 10 फरवरी को आपकी रजिस्ट्रेशन आ गई। तो अब फरवरी की रिटर्न तो आप मार्च में फाइल करेंगे, तो मार्च में जब आप फरवरी की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो 10 जनवरी से लेकर के फरवरी तक का रिटर्न आप फाइल करेंगे। आई होप आई एम ओके विथ यू एंड यू आर गेटिंग मी। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, यही जो आप पहली बार रिटर्न फाइल करेंगे इस रिटर्न को हम बोलेंगे फर्स्ट रिटर्न, और फर्स्ट रिटर्न जो जाएगी वो सेक्शन 40 में जाएगी। यानी कि फर्स्ट रिटर्न में इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए नोट करने के लिए क्या था, द इम्पॉर्टेंट इज इन केस ऑफ द फर्स्ट रिटर्न द रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू गिव द declaration of outward supply and inward supply committed within the intervening period. In our case, in our example, it is from 10th January to the 9th Feb. So this is section 40, first return. फर्स्ट रिटर्न की कोई स्पेसिफिक अलग से फॉर्मेट नहीं है, फर्स्ट रिटर्न नॉर्मल फॉर्मेट में जाएगी। यानी कि फर्स्ट रिटर्न यानी कि जो आउटवर्ड डिटेल आप देंगे वो GSTR 1 में देंगे और जो पेमेंट करेंगे वो आप GSTR 3B में करेंगे, नॉर्मल रिटर्न। 41, 42, 43 इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट 44 इज द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के ऊपर अलग से हम डिस्कशन करेंगे, तो एनुअल रिटर्न के ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। GSTR 9, 9A, 9B, 9C इसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। सो GSTR एनुअल रिटर्न, सो दिस इज 44 एनुअल रिटर्न, 45 इज द फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न मतलब एट द टाइम ऑफ द कैंसिलेशन, जब आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिल गई या आपने सरेंडर कर दिया तो आपको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, दैट इज द फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न जब तक आप फाइल नहीं करेंगे तब तक कैंसिलेशन
will not extend, and the department has the full right of the recovery proceedings even if you have surrendered your GST return. So this is one. Next we are discussing section 46. Section 46 इज नोटिस टू द डिफॉल्टर. अच्छा, इसके पहले कि मैं आपके साथ नोटिस टू द डिफॉल्टर डिस्कस करूं, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूं एक बार कि अगर आपने रिटर्न आपको फाइल करना था और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. पहला कंसिक्वेंस, फर्दर रिटर्न फाइलिंग इज बीइंग ब्लॉक्ड, सेक्शन 39 सबसेक्शन 10. दूसरा कंसिक्वेंस, कैंसिलेशन बाय द पीओ, प्रॉपर ऑफिसर उसको कैंसिल कर सकता है. इन केस अगर आप कंपोजिशन स्कीम के डीलर हैं तो 3 कंसिक्यूटिव पीरियड का रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी. ऑफ कोर्स कैंसिलेशन से पहले डिपार्टमेंट आपको एक SCN भेजेगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल की जाए. उसका रिप्लाई आपको देना है, ऑनलाइन रिप्लाई देना है. उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन रिप्लाई कैसे दी जाती है. तो वो ऑनलाइन रिप्लाई आपको देना है. अगर आपने वो ऑनलाइन रिप्लाई नहीं दिया तो वो ऑटो कैंसिल हो जाएगी, सिस्टम ही उसे कैंसिल कर देगा. अगर आपने रिप्लाई दे दिया तो वो फिर ऑन होल्ड रहेगा जब तक कि आपका जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर है वो उसे कैंसिल नहीं करता है. और अगर रिप्लाई नहीं दिया तो वो ऑटो कैंसिल हो जाएगी. तो क्या कहते हैं कि कैंसिलेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर. और एक बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, आपकी बेस्ड जजमेंट असेसमेंट हो सकती है. आई होप अगर आपको इनकम टैक्स पता हो तो इनकम टैक्स में बेस्ड जजमेंट असेसमेंट है सेक्शन 147 में. द सेम थिंग इज हियर, आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, यानी कि डिपार्टमेंट अपने हिसाब से जजमेंट करेगा ऑन द रीजनेबल ग्राउंड. और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज वेरी हैरेसिंग फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन. सो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तक आपकी नौबत ना जाए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तक. एंड नेक्स्ट वन इज यू हैव टू पे द लेट फी. आपको लेट फी फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 47. सो अब उसके पहले ये आपके कंप्लायंस ये है अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं. रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कंसिक्वेंसेस क्या क्या है. पहला कंसिक्वेंसेस तो क्या आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाएंगे अपने किसी भी अगले पीरियड की. अच्छा, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं अगले पीरियड की तो एक और कंसिक्वेंसेस है, ई वे बिल वो नहीं जनरेट हो पाएगी. ई वे बिल आप जनरेट नहीं कर सकते हैं तो रिटर्न फाइल नहीं, अगले पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं होगी, ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगी. कैंसिलेशन का ऑर्डर आ सकता है, प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, SCN आ सकती है आपके पास. लेट फ़ी अंडर सेक्शन 47 आपको जमा करना पड़ेगा. लेट फ़ी जो भी है, लेट फ़ी नॉर्मली तो ये 100 रुपये है, एज़ पर द लॉ इट इज़ 100, बट डिफरेंट डेट में गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया है. तो जो भी रिड्यूस उस समय जो भी लेट फ़ी एप्लीकेबल होगा वो लेट फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी. प्लस आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है. नाउ डिपार्टमेंट नोटिस पहले भेजेगा डिफॉल्टर्स को, और जब वो नोटिस भेजेगा और उस नोटिस के अगेंस्ट में आपको रिप्लाई करना है डिपार्टमेंट को. और अगर आप उसे रिप्लाई करते हैं और अगर डिपार्टमेंट को लगता है येस दिस इज़ ओके तो डिपार्टमेंट विल कैरी विथ. अदरवाइज जो भी कंसिक्वेंशियल एक्शन है वो डिपार्टमेंट कंसिक्वेंशियल एक्शन लेगी. कंसिक्वेंशियल एक्शन में कंसिक्वेंसेस तो मैंने आपको बता ही दिए. इसके अलावा कंसिक्वेंसेस और भी है. सेक्शन 73 या 74 में आपके ऊपर नोटिस भेजी जा सकती है. सेक्शन 73, 74 ये हम पढ़ेंगे. SCN का नोटिस है, सो कॉज नोटिस, ठीक है, ये आपके ऊपर भेजी जा सकती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिटर्न्स. ये हमारा रिटर्न्स था. सेक्शन 37 से लेकर के सेक्शन 47 तक हमने किया रिटर्न. लॉ में डेट, अच्छा एक बार फटाफट हम करते हैं. सेक्शन 37 किसके लिए था? रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. सेक्शन 38 इनवर्ड सप्लाई नॉट एप्लीकेबल. सेक्शन 39 फाइलिंग फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, सारे रिटर्न. सेक्शन 39 में टोटल 10 सबसेक्शंस. उस 10 सबसेक्शंस में क्या है, वह सबसेक्शन 1 से लेकर के सबसेक्शन 5 तक डिफरेंट रिटर्न है और उन रिटर्न को फाइल करने के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है ये वाली बात. सेक्शन 39 सबसेक्शन 6 में क्या है, एक्सटेंशन. कमिश्नर अगर चाहे तो डेट एक्सटेंड कर सकता है रिटर्न का. सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 में क्या है कि आप सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस रिटर्न फाइल, सॉरी ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 में है. सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 में क्या है,
कि रिटर्न की डेट नहीं दी गई है। आपको पेमेंट जो करना है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर देनी है, तभी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 39 सब सेक्शन 8 क्या है? नील रिटर्न आपको फाइल करना है। सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बट देयर इज नो रिवीजन। सेक्शन 39 सब सेक्शन 10 क्या है? सब्सिक्वेंट रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते अगर आपने प्रीवियस रिटर्न फाइल नहीं किया। सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न आप फाइल करेंगे। फर्स्ट रिटर्न का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फर्स्ट रिटर्न इज जस्ट इन it is just in convenience which is provided to the person who is newly registered in the GST, so that he can show his outward supply or inward supply during the intervening period. So section 40 first return, section 41 42 43 ये अपने को नहीं करना। section 44 एनुअल रिटर्न, उसके लिए सेपरेट वीडियो। section 45 फाइनल रिटर्न। section 46 नोटिस टू द डिफॉल्टर्स। डिफॉल्टर्स कौन सा डिफॉल्टर? who has defaulted in filing the return. section 47 लेवी ऑफ लेट फी। लेट फी नॉर्मली जो दी गई है लॉ में, ये दिया गया है 100 रुपये। 100 रुपये का मतलब हो गया 100 रुपये सेंट्रल, 100 रुपये स्टेट। बट ये लेट फी को रिड्यूस किया गया है। कई केसेस में 25 रुपये भी हुए हैं, 50 रुपये भी हुए हैं, 10 रुपये भी हुए हैं, तो कई केसेस में ये रिड्यूस किया गया है। उस दिन जो भी लेट फी एप्लीकेबल होगा वो लेट फी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिटर्न वी हैव डिस्कस्ड, and in next video we will discuss some updates, recent update which has been introduced due to the COVID. Thank you and enjoy.